नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ कृष्णा शर्मा। खेती जो अब सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं रह गई है, अगर उसे व्यापक तौर पर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो उसको आप बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। चूँकि एक व्यापक स्तर का विषय है, तो इस पर बातचीत करने के लिए खास तौर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष मेहमान, और हमारे साथ हैं अनिल कुमार शर्मा जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। और साथ में है महेंद्र सिसोदिया जी, जो कि सफल किसान हैं। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि सिसोदिया जी और शर्मा जी के माध्यम से आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा पाएं और देख पाएं कि कृषि को किस स्तर तक बढ़ा सकते हैं और क्या कुछ फ़ायदा उससे आप या फिर लाभ ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं शर्मा जी, कि जैसा कि हमारा एक प्रश्न है कि खेती सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं बची है। आज की डेट में यदि हम बात करते हैं तो बहुत कुछ उसमें विस्तृत हो गया है। तो क्या कुछ खेती में आता है, पशुपालन में जो भी, वो हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वे भी इस चर्चा से ज़्यादा लाभ ले सकें। जैसा कि अपने को पता है कि कृषि का इस राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि कुछ वर्षों पूर्व ही इस विश्व के अंदर मंदी का दौर आया था, तो कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई थी, लेकिन हमारी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में, मजबूत करने में कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। उस कारण से हमारी देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं हुई। आज कई लोग पहले सोचते थे कि हमको फसल को उगाना है, वो कृषि में आता है, लेकिन कृषि में बहुत सारे आयाम आते हैं। हम फसलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करना चाहिए हमको, मछली पालन कर सकते हैं हम, मुर्गी पालन कर सकते हैं हम, गौशाला खोल सकते हैं हम। ऐसे कई सारे तरह के आयाम की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको फ़ायदा भी होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। यदि एक बहुत ही सीधी सी बात है कि यदि आप कोई भी कार्य करते हैं और पूरे मन से करते हैं और पूरी तकनीक के साथ करते हैं, तो उसमें सफलता निश्चित होती है, योगदान बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, खेती जैसा कि हमने बोला कि एक बहुत ही विस्तृत जी सर माध्यम हो गया है, तो उसमें समग्र खेती क्या होती है, उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। सर, अब खेती एक चल देखा जाए तो एक व्यापार की तरह हम लोग करने लगे हैं सर। अब हम केवल कृषि ये नहीं हो गया सर कि केवल हमें अनाज उगाना है, काटना है और बेचना है सर। हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं सर, इसलिए अब हम लोग तरह तरह की खेती करने लगे। तो सर हम गौपालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं सर, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, सब्जियां भी लगा रहे हैं और नए नए बीज भी लगा रहे हैं। कुछ किसान बीज का काम भी कर रहे हैं। और इनसे क्या हो रहा है सर, जैसे अब मछली पालन कर रहे हैं सर, उस पानी को जब हम सिंचाई कर रहे हैं तो हमें फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गौपालन कर रहे हैं तो उससे भी फर्टिलाइजर मिल रहा है, तो हमारा वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ और इधर से भी फायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें किसान अगर करे सर, जैसे छोटे छोटे स्तरों पे पहले के लोग हमारे करते थे सर, अपने खर्चे के लिए दाल और ये सब लगाते थे सर, जो ताकि उन्हें बाजार पे ना जाना पड़े। अभी के किसान थोड़ा सा ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, पर इन सब चीज़ों को भी करना चाहिए कि अपने जो खर्चे हैं वो भी सर, ताकि बाजार के भाव ना पड़े सर। जैसे अब पिछले किसानों ने दाल लगाना है बंद कर दी, तो पहले किसान छोटे छोटे हिस्से में अपने हिस्सों की चीज़ें तो लगाते थे ताकि उन्हें बाजार ना जाना। पर अभी का जो सर किसान, कुछ लोग ऐसे हो गए सर जो बिल्कुल ही बाजार पे डिपेंड हो गए। अब जब किसान भी बाजार पे डिपेंड हो जाएगा तो थोड़ी समस्याएं तो जब आप बाजार पे डिपेंड हो जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे। हाँ सर, वो एक समस्या है। तो किसान को तो महेंद्र जी की बात से बिल्कुल ये समझ में आता है कि तकनीक बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह की खेती कर रहे हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे सब्जी का उत्पादन हो, चाहे खेती हो, हर चीज़ में आपको तकनीक की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर पशुपालन के माध्यम से गोबर आता है, उसकी खाद को भी आप किस तरह से इस्तेमाल करके जो आपका पैसा लग रहा है, जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि रबी के मौसम में हम लगभग आ गए हैं, तो उसमें किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं शर्मा जी, वो आप हमारे दर्शकों को विस्तारित रूप से बताएं। रबी के फसल में बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन इनमें जो प्रमुख फसलें हैं, सरसों हैं। सरसों का उपयोग इस देश के अंदर बहुतायत मात्रा में होता है। सरसों की फसल को हम उगा सकते हैं। गेहूँ है, चना है, मसूर है, जौ है, सब्जियों में प्याज है, गोभी है, आलू है, इत्यादि फसलों को हम इस मौसम में उगा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे कि अब हम प्याज भी हैं, लहसुन भी हैं, हम्म और मसूर की खेती हमारे यहाँ अच्छी खासी मात्रा में हो रही है। हम्म क्योंकि सर अब हमें पल्सेस पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन के लिए पल्सेस बहुत ज़रूरी हो गई है। इसलिए पल्सेस पे तो हमको जाना पड़ेगा बिल्कुल। किसानों को। महेंद्र जी, आपका ज्ञान वास्तव में काफ़ी ज़्यादा है। जी सर। कहते हैं कि अभ्यास कर करके जो ज्ञान आता है वो वास्तविक ज्ञान होता है। तो आप चूंकि खुद एक सफल किसान हैं, तो हमारे जो किसान भाई हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वे भी काफ़ी कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से सीख सकते हैं। एक बीज का भी एक आता है शर्मा जी के, बीज कहाँ से प्राप्त करें उन्नत स्तर का, क्योंकि अच्छा अगर बीज है तो फसल भी अच्छी होगी। वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से उसकी बुआई कर सकते हैं, ठीक तरीका? एक्चुअल में क्या है, बीज को कई तरह की दुकानें खुल चुकी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और लोग वहाँ से बीज लाते हैं, तो बीज वो शुद्ध नहीं रहता है। इसलिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि विश्वविद्यालय अपने ग्वालियर के अंदर 2 गवर्नमेंट कृषि यूनिवर्सिटी हैं, उनके कृषि विज्ञान केंद्र पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जी। हर ज़िले में अमूमन है। वहाँ जाके अपन, वहाँ जो हमारे कृषि विशेषज्ञ बैठते हैं वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ सेंटर है, वहाँ से बीज प्राप्त करेंगे। एक तो बीज आपको कम रेट में प्राप्त होगा और आपको शुद्ध बीज प्राप्त होगा, और वहाँ विशेषज्ञ हैं, वो आपको और भी तरह की जानकारियाँ आपको देंगे, कैसे बुवाई करना है, कैसे क्या करना है। अगर वहाँ से हम बीज को प्राप्त करेंगे, उन्नतशील किस्में भी वहाँ से हमको प्राप्त हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी फसल को रोग से भी बचा पाएंगे और उत्पादन भी अधिक मात्रा में ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि सही जगह अगर आप पहुंच रहे हैं बीज लेने, तो एक तो आपको कम पैसों में बीज मिल जाएगा, सबसे बड़ी जो कि किसान की एक परेशानी होती है कि कम पैसा लगे और उत्पादन ज़्यादा हो, और दूसरा उसकी जो क्वालिटी होती है जी। वो बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। बहुत अच्छी बात कही है। एक और बात आती है सर कि देखते हैं हम कि बार बार फसल अगर उग रही है तो वो जगह जो होती है उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है। तो खेत को बार बार अगली फसल के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं? ये बात सही बोला आपने। अल्टरनेट खेती होती है, वो उसके बारे में मैं बड़ा विस्तार से मैं पढ़ा हूँ। किसी क्रॉप को अपन लगातार लगा रहे हैं, हम्म माना कि किसी खेत में अपन सरसों लगा रहे हैं, सरसों रबी की फसल है, काफ़ी दिन हो गए, उत्पादन भी अधिक हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए हमको गेहूं की फसल लगा देना चाहिए या सब्जी की खेती वहाँ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो रोग चक्र होता है ना लोगों का, वो टूट जाता है, उत्पादन जो क्षमता होती है मिट्टी की वो बढ़ती है, और उससे हमको आगामी समय में हम किसी भी खेती को वहाँ पर करेंगे, कोई भी फसल बोएंगे, तो हमको अधिक मात्रा में आय प्राप्त होगी, उत्पादन हमको अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, और आपके उत्तर वाकई में इतने ज़्यादा वास्तविक हैं कि निश्चित रूप से यदि किसान भाई बहुत ध्यान से ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो इसका लाभ ले सकते हैं आगे। एक जो महेंद्र जी से हमारा सवाल था और उन्होंने उत्तर दिया था समग्र खेती वाला, शर्मा जी, तो आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने भी उत्तर दिया कि समग्र खेती को आपका दृष्टिकोण क्या है देखने का, और उस कृषि विशेषज्ञ हैं आप चूंकि, तो कृषि विशेषज्ञ की हैसियत से आप उसको किस तरह से देखते हैं और उससे किस तरह से लाभ अर्जित और ज़्यादा किया जा सकता है? महेंद्र जी ने जो कहा वो सही कहा। मेरा दृष्टिकोण ये है, ऐसे माना कि हम फसल उगा रहे हैं, साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, तो पशुपालन से हमको फ़ायदा भी होगा। दूसरा, पशुपालन से जो हमको गोबर प्राप्त होता है, उस गोबर का ठीक से हम संरक्षण करके और उस वो जैविक कृषि में हमारे लिए काम भी आएगा। ये दोनों मिले हुए बातें हैं। इसलिए हमको समग्र खेती में आज की जगह, पहले क्या था, खेती में कुछ नहीं है, आज खेती एक व्यापार की तरह बढ़ रहा है, और खेती किसान के लिए, स्वयं के लिए नहीं, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। उससे देश की जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है। इसलिए समग्र खेती की ओर हमको जाना ही पड़ेगा, और हमारे कृषि विज्ञान के अंदर और भी हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, वो गांव-गांव में जाकर इस बात को बता रहे हैं। आप जैविक कृषि की ओर जाएं, आप साथ में और भी पशुपालन करें, मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, और ये पिछले 5 सालों के अंदर किसानों के अंदर अवेयरनेस बहुत आई है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि अब रबी का मौसम है और हमने समग्र खेती के बारे में बात की, तो समग्र खेती में सब्जियों का उत्पादन भी आता है, तो रबी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से फिर हो सकता है? सब्जियों के मौसम में, रबी के मौसम में बहुत सारी
सब्जियां हैं जैसे जो अमूमन अपना जैसे प्याज है, गोभी है, लहसुन है, आलू है, ऐसे कई तरह की सब्जियों की खेती है जिनका उत्पादन हम कर सकते हैं। सब्जियों की खेती में थोड़ी सी मेहनत अधिक लगती है, लेकिन सब्जियों की खेती में जो अमूमन अपन गेहूँ सरसों वगैरह का उत्पादन करते हैं उनसे बहुत अधिक मात्रा में हमको आय प्राप्त होती है। कई सारे तरह के किसान अपने मध्य प्रदेश के अंदर हैं जो बाकी किसान जो 20 बीघा में जो अपना इनकम जो होती है वो सब्जियों के माध्यम से वो 1-2 बीघा में उतनी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं होती और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा कम आपका जगह में कहना है। अधिक उत्पादन कर सकते हैं, बस सब्जियों की खेती में थोड़ा सा हमको वहाँ ध्यान देना पड़ता है, रहना पड़ता है। कब पानी के समय पानी देना, रोग है तो उनको देखना, और उत्पादन जैसे अब माना कि हमारा उत्पादन हो गया तो ठीक मात्रा में उसका विक्रय हो जाए। इन सारी बातों को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमको बहुत अधिक फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। महेंद्र जी, आपका क्या मानना है? जो सर ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे उत्तर उन्होंने दिए। जी सर। आपका क्या मानना है कि जो सब्जियों का उत्पादन है, जगह कम लगती है और इस मौसम हाँ में, सर। रबी के मौसम में किस तरह से और अच्छे से उसको कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते जैसे हैं? जो छोटे किसान हैं हाँ जी। वो सब्जी की खेती करें तो उनको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि सर उनके पास मेन पावर भी है और रकबे भी कम है, तो वो सब्जियों की खेती करते हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि जैसे अब आलू, प्याज, लहसुन, मटर, और कम समय में फसल आ जाएगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए जो छोटे किसान हैं वो सब्जियों की तरफ आकर्षित भी हों सर, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास, क्योंकि सर बड़े किसान हैं उनको सब्जियों में थोड़ी सर लेबर की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इसलिए सर बड़े किसान उसको नहीं करते, क्योंकि अब वो लेबर डिपेंडेबल हो जाते हैं। इसलिए सर छोटे किसान के पास लेबर की कोई ऐसी समस्या नहीं, उनके पास मेन पावर खुद के पास है, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा, कम रकबा भी है और उपज ज़्यादा होगी और अच्छे से उनका परिवार चल सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया है कि यदि रकबा कम भी है, छोटे किसान हैं, तो वो सब्जियों का यदि उत्पादन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ वो अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बड़े किसान इसको कम कर सकते हैं लेकिन रकबा कम है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप सब्जियों की खेती पर ध्यान दे सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक विराम का। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं अनिल कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और साथ में है महेंद्र जी, जो कि एक सफल किसान है। महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बीज की बात हमने की थी शर्मा जी, बीज के बारे में बात करी थी, बीज कहाँ से ले सकते हैं, बीज को रोपने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, उसके बारे में आप विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताइए। बीज का तरीका होता है कि बीज को पहले तो अपन एक अच्छे, जैसे बताया मैंने, अपने कृषि विज्ञान के अंदर है वहाँ से प्राप्त करें, और कार्बोक्सिन जो होता है उसके माध्यम से बीज का सीड ट्रीटमेंट करने के पश्चात बीज की हम बुवाई करें। और उसके अलावा भी जैसे हम कहीं से बीज लेके आए हैं, हमारे पास रखा हुआ है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए,
तो हम उसको देख लें कि इस पे फंगस का प्रभाव तो नहीं हो गया है। हम्म कोई रोग, कई सारे तरह के रोग होते हैं, वो इंटरली सीड बॉर्न होते हैं। हम्म। है? जैसे गेहूं का स्मट है, उसका जो रोग शुरुआती दौर से ही आ जाते हैं। हाँ, ये वो- ये एक वो बहुत ही उसकी अलग धुन में रहता बात है। है जो तो मेरे लिए भी नहीं है। उस चीज़ को अपन ध्यान से देखें, इसमें रोगजनक तो नहीं है, जी। तो इसके अंदर हो उसमें, हम्म तो इन सारी बातों को हम देखेंगे। उसकी सही मात्रा में, जो मात्रा होती है इतना बोना है, उतनी मात्रा में उसको हम बोएंगे, तो हमारा फसल में रोग भी नहीं आएगा, और जो उत्पादन होता है वो हमको अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपने चूंकि रोग की भी बात करी, एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ हमारे पास है ही है कि भाई अगर कीटनाशक का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो उससे किस तरह से रोग एक तो कम हो सकते हैं और उससे क्या कुछ फ़ायदा किसान को मिल सकता है फसल के लिए। कीटनाशक का जो, वैसे मेरा मानना ये है कि कीटनाशक का उपयोग अपन जब करते हैं जब कोई रोग आ जाए, कोई कीट का प्रभाव हो गया हाँ जी। या रोग का प्रभाव हो गया, हम्म अपन उसके पहले ही उन बातों को अपन देख लेंगे, क्योंकि कीट का प्रभाव हो रहा है, पहले ही अपन ऐसे टॉपिकोनाजोल जो दवाई है उसको अपन उसका यूज कर दें अपन। है, छोटी छोटी बातों को अपन अगर देखेंगे, बोलते हैं कि रोग का बचाव और रोग का नियंत्रण, उन बातों को अपन पहले देखेंगे। इसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही, कोई कीट का प्रभाव तो नहीं है। अगर अपन पहले से ध्यान रखें, हमारा स्वस्थ पौधा भी है, फिर भी अपन तो अपने कृषि विशेषज्ञ होते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों में, उनसे जाके अपन बात कर लेंगे अपन कि हमारी फसल में कोई रोग तो नहीं है। होता क्या है, किसान के ये रहता है कि कोई रोग नहीं है, किसी ने बता दी, और बाद में उसमें रोग का शुरुआती लक्षणों में रोग उसमें है, बाद में वो महामारी का रूप ले लेता है। शुरुआत में हम अगर उसको देख लेंगे, सिम्टम को देख लेंगे अपन, लक्षण जो होते हैं, जी। तो फिर हम रोग से फसल को बचा पाएंगे। शुरुआती लक्षण पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि शुरुआत में ही आप रोग पहचान लेते हैं तो फिर आप फसल को बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी ज़्यादा देर हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता होगा फसल को बचाना। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि कैसे कीट नियंत्रण जैविक तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैविक तरीके से ट्राइकोडर्मा है उसका यूज कर सकते हैं अपन। और जैसे जैविक कृषि में जैसे अपन जो गोबर का खाद और जो चीज़ें उपयोग करते हैं, उनमें इतनी रेजिस्टेंस होती है कि कीट और रोग का प्रभाव होते ही नहीं। अगर ये रोग का प्रभाव आ भी जाता है ना, तो उसमें प्लांट के अंदर इतनी रेजिस्टेंस आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अपने कई बार अपन जैसे व्यायाम करते हैं, अच्छा खाते हैं, तो कोई रोग आता है तो अपनी बॉडी उसको सहन कर लेती है। इम्यून सिस्टम हमारा हाँ, develop इम्यून अच्छा हो सिस्टम जाता होता है ना बिल्कुल। पेड़ पौधों का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। जैविक कृषि का यूज करें अपन, तो ऐसी इन चीज़ों के माध्यम से हम रोग और कीट से फसल को बचा पाएंगे। बिल्कुल सही आपने चीज़ बोली। आपसे भी महेंद्र जी जानना चाहेंगे, क्या आप खेती में जैविक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं या कीट नियंत्रण के लिए भी क्या जैविक इस्तेमाल हाँ, सर, करते हैं? करते हैं। जैसे कि हम लोग चने के खेतों में सर एक टी आकार का डंडा गाड़ते हैं जिस पर चिड़ियाएं बैठती हैं, वो भी कुछ इल्लियाँ को खाती हैं सर। एक वो फिलामेंट अच्छा। ट्यूब्स लगाते हैं सर, जिनसे जो मादा है वो अट्रैक्ट होकर उस पन्नी में आकर बंद हो जाती है, ताकि वो आगे कीटों को ना फैला पाए। अच्छा। और जैसे सर ने कहा कि जैसे हम लोग जो भी गोबर का खाद या मुर्गी के जो खाद बीट्स का खाद ला रहे हैं सर, इनसे रेजिस्टेंस पावर तो पेड़ की बढ़ी जाती है कि ताकि प्रकोप नहीं होते। सब जो नई वैरायटियां अभी बनी हैं हाल ही में, चना, मसूर, गेहूं, सोयाबीन की, इनमें भी काफ़ी वैरायटियां ऐसी बनी हैं सर जिसमें काफ़ी रेजिस्टेंस है हर बीमारी से लड़ने का, और कीटों के प्रति भी काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहला कदम आप यदि ठीक लेते हैं तो आगे के 100 कदम आसान हो जाते हैं और सही दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये और जानना चाहते हैं कि शर्मा जी आपसे कि रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं। रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शुरुआत में ही हम निराई गुड़ाई कर दें। कुछ खरपतवार होते हैं उनको अपन हाथ से निकाल के उनको अपन निकाल सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको अपन मशीन के माध्यम से या खुरपी के माध्यम से, हाथ के माध्यम से उनको अपन निकाल दें। उसके बावजूद भी यदि कोई खरपतवार वहाँ रह जाता है तो सल्फोसेल्यूरोन जो खरपतवार नाशी होता है उसका उपयोग करके हम बाकी खरपतवार को हम उसमें से नष्ट कर सकते हैं। खरपतवार को नष्ट करना बहुत आवश्यक है, और कई बार 90% अपने ख़त्म कर दिए, 10% बचे हुए हैं, 10%, तो वो फिर धीमे धीमे और बढ़ जाते हैं, और जो अपनी मुख्य फसल की रुकावट होती है, वृद्धि होती है, उसको भी प्रभावित करते हैं, उत्पादन का भी प्रभावित करते हैं।
इसलिए पूरा उसको सफाई करने के पश्चात ही हमको मतलब अपनी क्रॉप पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है तो आपसे भी बात करना चाहेंगे महेंद्र जी। जी सर। आप किस तरह से देसी तकनीक का भी क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खरपतवार से पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है एकदम जी, से बिल्कुल हो और वो जाती है। बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाँ तो सर। क्या कुछ देसी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, देसी तकनीक को जुगाड़ से इस तरह करते हैं, नियंत्रण इसका कितना ज़रूरी है, थोड़ा सा बताएं आप। सर जैसे रबी फसलों में सबसे पहला खरपतवार नियंत्रण हम करते हैं सर, जैसे ही हम खेत तैयार करते हैं उसके बाद पलेवा करते हैं तो काफ़ी कुछ खरपतवार उस समय उग जाते हैं। तो उसके बाद जब हम बुआई के पहले एक बार और कल्टीवेटर करते हैं तो सर उनको नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद सर कुछ जैसे सर ने बताया कि लेबर से या खुद भी हाथ से उखाड़ कर, या कुछ आजकल सर दवाएं आ रही हैं जो प्री इमर्जिंग भी हैं, उनका स्प्रे भी कर रहे हैं ताकि वो खरपतवार मतलब केवल बीज ही उगेगा जो हमने बोया है, खरपतवार उगेगी ही नहीं। महेंद्र जी, आपसे बात करते में लग नहीं रहा मैं किसी किसान से बात कर रहा हूँ। आपका जो नॉलेज है, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लग रहा है कि आपने पूरा कृषि विज्ञान पढ़ा हुआ है। ये भी एक सच्ची बात सर है। लोगों की मेहरबानी है सर इसमें। मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज से। बिल्कुल, हाँ, तो वही आपके शब्दों में वो चीज़ झलक रही है और अच्छी बात है। ये खुशी होती है कहीं ना कहीं कि दूरदर्शन के माध्यम से इतने अच्छे अतिथि हमारे साथ होते हैं कि हमारे दर्शकों को सही में जो जानकारी उन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच पाती है। वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि जैसे बताया सब तरह की खेती, अभी मुर्गी पालन है तो उसमें कहीं ना कहीं एक लॉस काफ़ी होना शुरू हो गया है। हाँ सर, तो उसमें कहाँ पे हमको बचकर चलना है, किस तरह से शुरुआत उसकी करना चाहिए पशुपालन की? सर पशुपालन की शुरुआत सर, अगर आप जैसे कृषि के साथ अगर पशुपालन कर रहे हैं सर तो उसमें इतना नुकसान नहीं होता सर, क्योंकि हम छोटे छोटे स्केल्स पर कर रहे हैं उसको। जी। और जैसे अब ये हम वो जनरली हम उसको अपने खेतों पे कर रहे हैं। जैसे मुर्गी पालन की जो बीमारी आती है वो एक दूसरे के टच मतलब एक दूसरे से फैलती है। तो सर हमारा जो फार्म है वो काफ़ी डिस्टेंस है एक दूसरे के फार्मों से, तो किसी के यहाँ अगर आई भी है तो वो हमारे तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वैसे छोटे छोटे स्केल्स पे कर रहे हैं, जैसे जो कमर्शियल कर रहे हैं उनके यहाँ ज़्यादा नुकसान पर, जो किसान छोटे छोटे स्केल पे कर, क्योंकि सर वो 10-20 मुर्गी रखेगा, 2-3 गाय, छोटा सा अगर उसका तालाब है तो उसमें मछली, तो सर तो इन पे बीमारियों का इतना असर ज़्यादातर हम लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे स्केल्स पे उसको कर रहे हैं। और उद्यानिकी भी फसलें मतलब बगीचे बड़े बड़े स्केल से वहाँ कुछ, पर जो छोटे स्केल्स पे हम हमारे इस्तेमाल या कुछ हम खा लें कुछ बाजार बेच दें, उस स्थितियों में हमें रोगों का इतना नुकसान अभी देखने को नहीं मिला है। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, यदि करना चाहें तो इतनी सारी चीज़ें करने को कि समय कम पड़ जाएगा और इतनी सारा कुछ है कि आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, पेस्टिसाइड्स की शॉप में काम कर सकते हैं, उसका फ्रीलांसर बन के काम कर सकते हैं। सर तकनीक की बात बहुत ज़्यादा हो रही है जी। आप कहाँ तक सहमत है कि कृषि में तकनीक का कितना बड़ा योगदान है? देखो तकनीक का, अब जैसे आपने अभी बीजोपचार के बारे में बोला, जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीजोपचार मतलब उत्पादन के लिए, सारी बातों के लिए जो मेन जो माध्यम है वो बीजोपचार होता है ना। कार्बोक्सन, कार्बोनिज्म और मैंकोजॉब के माध्यम से, ट्राइकोडर्मा के माध्यम से बीजोपचार कर सकते हैं। तकनीकी की, क्या मैंने क्या बताया आपने, तकनीकी हम खेत को समतल करें, हाँ जी, जल निकास की व्यवस्था करें, जी, लोग को खेत में कितना पानी चाहिए लेके कितना ही पानी भर देते हैं उसमें। स्प्रिंकलर जो पद्धति है उसका उपयोग करें। तकनीकी का उपयोग खेती में जितना अधिक होगा, बीज की मात्रा हमको कितनी चाहिए और हम बीज की मात्रा अधिक वो उसमें बोल रहे हैं। तकनीकी का समावेश अगर कृषि में होगा, मैं तकनीकी के समावेश में हर मुर्गी पालन, मछली पालन, अपना बकरी पालन, पशुपालन, गौशाला, अपना सारी फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, हर बात में तकनीकी का उपयोग करेंगे अपन। जैविक कृषि का एक बहुत बड़ा बेहतर चल रहा है। लोग कहते हैं कि जैविक कृषि के माध्यम से हमको उतनी उत्पादन नहीं हो पाता, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज जैविक कृषि को बहुत सारे लोग हैं जो जैविक गेहूँ हैं, जैविक का जो उत्पादन, जैविक चीज़ें हैं, वो आज कई लोग अधिक दामों में खरीद रहे हैं, बल्कि मिल नहीं पा रहे हैं। कई जगह जाते हैं हमको जैविक आटा चाहिए, और भविष्य में जैविक का समय आने वाला है। अब जैविक के लिए भी बात, तकनीकी बात आती है। हम गोबर हमारे पास में है, हम गोबर को किस अवस्था में खेत में यूज करें। जब गोबर की खाद हमारी अच्छी तरह से बन जाती है, उसके बाद में हम उसको उपयोग करेंगे। तकनीकी का अगर समावेश अगर कृषि में है तो मैं मानता हूँ कि हमारा कृषि का उत्पादन भी अधिक होगा, हमारी उर्वरा शक्ति भी अधिक बढ़ेगी,
और हमको अधिक मात्रा में आय प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लानिंग के बिना आप कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकते। तकनीक बहुत ज़रूरी है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ें, जागरूक हो जाएं, जागरूक करें लोगों को, पूरा ज्ञान लें, उसके बाद उस काम की शुरुआत करें। तकनीक है तो निश्चित रूप से सफलता और ज़्यादा आपके पास आएगी। आपसे जानना चाहेंगे रबी की फसलों में सामयिक कार्य किस तरह से महत्वपूर्ण है। कम शब्दों में हमारे दर्शकों को आप बताएं, चूंकि अब लगभग समय खत्म पर। सर जैसे ही सोयाबीन की हार्वेस्टिंग कर लें उसके बाद अच्छी जुताई करें, खेत को अच्छे तरीके से तैयार करें, अच्छे बीजों का चयन करें, आपके पास किस तरह का पानी है उस तरह के बीजों का चयन करें, उस तरह की फसल का चयन करें। और सर फर्टिलाइज़र भी सर लोग बहुत अच्छे से बताते हैं, उस फर्टिलाइज़र का अच्छे से मैनेजमेंट करें कि कौन सा फर्टिलाइज़र कब डालना है, क्या डालना है। जितनी आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है उस हिसाब से चयन करके उतनी सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण करें, रोगों का नियंत्रण करें। काफ़ी नई वैरायटियों में रोगों काफ़ी लड़ने की क्षमता है, तो उससे निश्चित ही अच्छा प्रोडक्शन आएगा सर, और आगे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, आपने कार्यक्रम में इतनी सारी हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों तक इतनी जागरूकता फैलाई और ऐसे ऐसे पहलुओं पर चर्चा की जो कि शायद आज तक बहुत सारे लोगों के लिए अनछुए रहे होंगे। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और हम दूरदर्शन परिवार के माध्यम से कोशिश करेंगे कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप तक ऐसी बहुत सारी जानकारियां पहुंचाते रहें और आपसे रूबरू हो सकें। अगले कार्यक्रम तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।